नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इंग्लिश लिटरेचर की वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव और कंट्रोवर्शियल पोएम्स में से एक को डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ एक पोएम नहीं है, ये एक पूरा साइकोलॉजिकल अर्थक्वेक है। हम बात कर रहे हैं सिल्विया प्लाथ की मास्टरपीस पोएम डैडी के बारे में। अगर आपको लगता है कि पोएट्री हमेशा सॉफ्ट और रोमांटिक होती है, तो ये पोएम आपका नजरिया बदल देगी। वैसे इससे पिछली वीडियो में हमने इनकी जो पोयम डिस्कस करी थी तो उससे हमें ये भी पता चला था कि पोएट्री में एक सुसाइडल नोट भी हो सकता है जिसका नाम था लेडी लिसारस। तो उसी कुछ तरीके से ये फिर से आपका नजरिया बदलने वाली है आज पोयम को लेकर। मतलब जैसे पिकासो की पेंटिंग ने वॉर की हॉरर को दिखाया था, वैसे ये पोयम पर्सनल ट्रॉमा को दिखाती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कंटेक्स्ट को, क्योंकि बिना बैकग्राउंड समझे इस पोयम की लाइन बाय लाइन मीनिंग समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये पोयम लिखी गई थी अक्टूबर 12, 1962 को। लिटरेचर में इस पीरियड को अक्टूबर पोएम्स या फिर अक्टूबर फ्यूरी कहा जाता है, जिसका पूरा बैकग्राउंड हमने अपनी पिछली वीडियो में समझा था। ये वक्त बेसिकली वो था जब सिल्विया प्लाथ अपने क्रिएटिव पीक पर थी। वो अ पोयम अ डे लिख रही थी इस महीने में, वो भी सुबह उठकर एकदम पागलों की तरह। सबसे पहले अब बात करते हैं उनके फादर ऑटो प्लाथ के बारे में। भाई पोयम का टाइटल ही डैडी है, तो डैडी साहब कौन थे इनको भी देख लेते हैं। ऑटो प्लाथ एक बायोलॉजी के प्रोफेसर थे और बीज यानी मधुमक्खियों के एक्सपर्ट थे। वो एक जर्मन इमिग्रेंट थे जो पोलैंड के एक टाउन ग्रैबोव से आए थे। घर में वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अथॉरिटेरियन फिगर थे। लेकिन ट्रेजेडी तब होती है जब सिल्विया सिर्फ 8 साल की थी और उनके फादर की डेथ हो गई ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम डायबिटीज। एक 8 साल की बच्ची के लिए अपने फादर को खोना एक ट्रॉमेटिक इवेंट जैसा था। उन्होंने इसे सिर्फ डेथ नहीं माना बल्कि एक बिट्रेयल समझा। उन्हें लगा कि उनके फादर उन्हें जानबूझकर अकेला छोड़कर चले गए। पोयम में आप देखेंगे कि कैसे वो अपने फादर को एक गॉड मानती थी जो अचानक गायब हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रीसेंट रिसर्च से पता चलता है कि एफबीआई फाइल्स में ऑटो प्लाथ को प्रो जर्मन सिंपैथीज के लिए भी इन्वेस्टिगेट किया गया था। हालांकि वो नाजी नहीं थे, लेकिन सिल्विया ने अपनी पोयम में उन्हें एक फुल ब्लोन नाजी बना दिया है ताकि वो अपने फियर को एक्सप्रेस कर सके। अब आते हैं दूसरे फिगर पर, उनके हस्बैंड फेमस ब्रिटिश पोएट टेड ह्यूग्स। जब सिल्विया ये पोयम लिख रही थी, उसके बस एक ही महीने पहले टेड ह्यूग्स से वो अलग हुई थी। उनकी शादी टूट चुकी थी क्योंकि टेड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। सिल्विया ने इस पोयम में अपने फादर और अपने हस्बैंड को मर्ज कर दिया है। वो मानती है कि उन्होंने टेड ह्यूग्स से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो उन्हें अपने फादर की याद दिलाते थे, एक वेम्पायर फिगर जो उनका खून पीता रहा। टेक्निकली देखे तो ये पोयम कन्फेशनल पोएट्री का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। यहाँ पोएट अपनी पर्सनल लाइफ, अपने मेंटल ब्रेकडाउन और अपनी प्राइवेट हेट को बिना किसी फिल्टर के दुनिया के सामने रख देता है। इस पोयम में सबसे खास बात है इसका टोन। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कोई नर्सरी राइम चल रही है। इसका रिदम ऊ साउंड पर चलता है, लाइक डू शू यू। लेकिन जो बातें कही जा रही हैं वो हॉरिफाइंग है, हॉलोकॉस्ट, नाजी, टॉर्चर और मर्डर जैसी। ये जो एक्सेप्शनल कंट्रास्ट है, एक बच्ची की आवाज के साथ एक अडल्ट का गुस्सा, इस पोयम को इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग और ब्रिलियंट बनाता है। सो इन शॉर्ट, डैडी एक एक्सॉर्सिज्म है, एक जादू टोना जैसा रिचुअल जहां सिल्विया अपने फादर की यादों को मारकर खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये था इस पोयम का कंटेक्स्ट। चलिए अब लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पोयम शुरू होती है इन लाइन से, you do not do any more black shoe, in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or achoo। पोयम शुरू होती है एक रिजेक्शन से। यू डू नॉट डू का मतलब है इट इज नॉट एनफ या अब तुमसे नहीं चलेगा। यहाँ से पहला और सबसे पावरफुल मेटाफर आता है, ब्लैक शू। सिल्विया प्लाथ कहती है कि उनके फादर एक टाइट काले जूते की तरह थे और वो खुद एक फुट थी जो उस जूते में 30 सालों तक कैद थी। पुअर एंड वाइट दिखाता है कि वो उस अंधेरे जूते में कितनी कमजोर, ब्लडलेस और डर डर कर जी रही थी। वो इतना डरती थी कि उन्हें सांस लेने में या फिर छींकने में भी डर लगता था। नोट करिए, आचू एक चाइल्डिश वर्ड है जो दिखाता है कि अपने फादर के सामने वो आज भी एक बच्ची है। डैडी आई हैव हैड किल यू, यू डाइड बिफोर आई हैड टाइम, मार्बल हैवी, अ बैग फुल ऑफ गॉड, कास्टली स्टैचू विद वन ग्रे टो, बिग एज फ्रेस्को सील। लाइन 6 में एक शॉक है, डैडी आई हैव हैड किल यू। यहाँ किल का मतलब लिटरल मर्डर नहीं है, इसका मतलब है उनकी मेमोरी को अपने दिमाग से निकालना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो पहले ही मर गए।
जब सिल्विया 8 साल की थी तब। इसलिए सिल्विया को उन्हें मेंटली मारने और क्लोज़र पाने का कभी मौका ही नहीं मिला। वो उन्हें अ बैग फुल ऑफ गॉड कहती है, यानी उनके फादर उनके लिए भगवान जैसे भारी और पावरफुल थे। वो उनके एक ह्यूज घासली स्टैचू, भयंकर मूर्ति बनाती हैं। वन ग्रेटो रेफरेंस है ऑटो प्लाथ के एक काले पड़ गए हुए पैर का, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हुई थी। बिग एस फ्रेस्को सील, फ्रेस्को मतलब सैन फ्रांसिस्को। वो कहना चाहती हैं कि ये स्टैचू इतना बड़ा है कि इसका पैर कैलिफोर्निया में है। एंड अ हेड in the freakish Atlantic, where it pours bean green over blue, in the waters of beautiful Nauset, I used to pray to recover you. आंख दो। और उनका सर अटलांटिक ओशन में, मतलब वो स्टैचू कितना बड़ा है कि उनका सर अटलांटिक ओशन में और पैर सैन फ्रांसिस्को में। सोचिए एक बॉडी जो पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कवर कर रही है, फादर का शैडो कितना बड़ा है। अब अगली लाइन में देखिए, ब्यूटीफुल नॉज़ेट वो बीच है जहाँ सिल्विया का बचपन बीता था। वो एडमिट करती है, आई यूज्ड टू प्रे टू रिकवर यू। मतलब एक वक्त था जब वो चाहती थी कि उनके फादर वापस आ जाएं। लास्ट में वो बोलती है आग दो। ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा है, जिसका मतलब होता है ओह यू। यहाँ से पोयम का जर्मन और नाजी एंगल शुरू होता है। इन द जर्मन टंग, इन द पॉलिश टाउन, स्क्रैप फ्लैट बाय द रोलर of wars, but the name of the town is common, माय पोलैक फ्रेंड। अब वो अपने फादर की रूट्स ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। उनके फादर एक पॉलिश टाउन से थे जो स्क्रैप फ्लैट बाय द रोलर ऑफ वॉर्स, यानी वर्ल्ड वॉर वन और टू ने उस जगह को तबाह कर दिया था, वो वहां से थे। प्रॉब्लम ये है कि नेम ऑफ द टाउन इज टू कॉमन। उस टाउन का नाम ग्रेबोव था, जो वहां बहुत कॉमन नाम था। इसलिए सिल्विया कभी पता नहीं लगा पाई कि वो एग्जैक्टली थे कहाँ से। जैसे इंडिया में होता है ना रामपुर, रामपुर आपको हर जगह मिल जाएगा। वैसे ही ग्रेबोव बहुत ही कॉमन नाम था, तो एग्जैक्टली पता नहीं था कि वो कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं। सेज देयर अ डजन और टू, सो आई नेवर कुड टेल वेयर यू पुट योर फुट योर रूट, आई नेवर कुड टॉक टू यू, द टंग स्टक इन माई जॉ। क्योंकि वो टाउन का नाम कॉमन था, वो कभी अपने फादर की रूट नहीं ढूंढ पाई। लाइन 24 बहुत ज्यादा सैड है। आई नेवर कुड टॉक टू यू, उनके फादर का डर इतना था कि वो उनसे कभी नॉर्मली बात ही नहीं कर पाई। द टंग स्टक इन माई जॉ, उनकी आवाज हमेशा गले में अटक जाती थी। इट स्टक इन अ बार वायर स्नेयर, इश 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 इश, आई कुड हार्डली स्पीक, आई थॉट एवरी जर्मन वॉज यू, एंड द लैंग्वेज ऑफ सीन। वो कहती हैं उनकी जीभ यानी कि उनकी टंग बार वायर स्नेयर यानी कांटेदार तार में फंसी हुई थी। ये कंसंट्रेशन कैंप का पहला डायरेक्ट रेफरेंस है। इश 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 इश, जर्मन में इश का मतलब होता है आई, यानी कि मैं। वो आई बोलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हकला रही हैं, स्टटरिंग कर रही हैं। वो कहती हैं आई थॉट एवरी जर्मन वाज यू, हर जर्मन आदमी में उन्हें अपने फादर दिखते थे। और जर्मन लैंग्वेज उन्हें ऑब्सीन यानी कि डरावनी लगती थी। एन इंजन शफिंग मी ऑफ लाइक अ ज्यू टू डाकू आउकविश बेसिलिन, आई बिगिन टू टॉक लाइक अ ज्यू, आई थिंक आई मे वेल बी अ ज्यू। यहाँ सिल्विया सबसे कंट्रोवर्शियल कंपैरिजन करती है। जर्मन लैंग्वेज एक इंजन है जो उन्हें ट्रेन में बैठाकर ले जा रही है। चुफिंग मी ऑफ लाइक अ ज्यू, वो खुद को एक ज्यू यानी यहूदी मानती हैं और अपने फादर को नाजी। वो तीन इनफेमस कंसंट्रेशन कैंप्स का नाम लेती है, डाकाउ, आउशविट्स और बेल्सेन। वो कहना चाहती हैं कि उनका पर्सनल पेन वैसा ही है जैसा कि एक प्रिजनर का पॉलिटिकल पेन होता है। द स्नोज ऑफ टायरॉल, the clear beer of Vienna are not very pure or true. With my gypsy ancestress and my weird luck and my Tarak pack, I may be a bit of a Jew. वो कहती है जर्मन कल्चर की प्योरिटी, स्नो, क्लियर बियर सब झूठ है। वो खुद को अपने फादर से अलग करने के लिए जिप्सी एंसेस्ट्रेस से कनेक्ट करती हैं खुद को। टैरेट पैक का मतलब टैरेट कार्ड्स है। सिल्विया ऑकल्ट और मैजिक में बिलीव करती थी। ये उनका तरीका है अपने फादर के साइंस और लॉजिक को रिजेक्ट करने का। I have always been scared of you with your loud waffe and gobbledy and your neat mustache and your Aryan eye, bright blue. Panzerman, oh you. यहाँ वो सीधा बोलती है आई हैव ऑलवेज बीन स्केयर्ड ऑफ यू। लाफ्टवाफ जर्मन एयरफोर्स थी और गॉबल डाइगू का मतलब है नॉनसेंस साउंड। वो लैंग्वेज जो उन्हें समझ नहीं आती थी, पर डराती जरूर थी। वो फादर के फेस को हिटलर से मैच करती है, नीट मुस्टैच और आर्यन आई, ब्राइट एंड ब्लू। वो उन्हें पेंजर मैन बुलाती है। पेंजर जर्मन टैंक्स थे, मतलब उनके फादर इंसान नहीं एक मशीन की तरह थे।
Not God, but a swastika. So black no sky could squeak through. Every woman adores a fascist, the boot in the face, the brute hard of a brute like you. फादर अब गॉड नहीं रहे, वो स्वास्तिका बन गए। एक ऐसा स्वास्तिक जो इतना बड़ा और काला है कि उसके पीछे का आसमान भी नहीं दिखता। नो स्काई कुड स्क्वीक थ्रू। और फिर वो फेमस लाइन आती है, एवरी वुमन एडोर्स अ फेसिस्ट। ये लाइन बहुत ही बड़ी डिबेट क्रिएट करती है। सिल्विया कह रही हैं कि शायद औरतों को पावर और ब्रुटैलिटी बूट इन द फेस सबकॉन्शियस लेवल पर अट्रैक्ट करती है। क्या सोसाइटी ने उन्हें ऐसा ही बना दिया है कि वो उसे अट्रैक्ट करे? वो अपने फादर को ब्रूट कहती हैं। यू स्टैंड एट द ब्लैक बोर्ड डैडी, इन द पिक्चर आई हैव ऑफ यू, अ क्लेफ्ट इन योर चिन इंस्टेड ऑफ योर फुट, बट नो लेस अ डेविल फॉर दैट, नो नॉट एनी लेस द ब्लैक मैन हु। अब सीन चेंज होता है। सिल्विया के पास अपने फादर की एक फोटो है जहां वो ब्लैक बोर्ड के पास खड़े हुए हैं। वो प्रोफेसर थे बेसिकली। लेजेंड्स में डेविल का यानी शैतान का पैर क्लेफ्ट यानी फटा हुआ होता है। सिल्विया कहती है फादर के पैर में नहीं पर उनकी चिन में क्लेफ्ट था, लेकिन इससे वो कम शैतान नहीं बन जाते। bit my pretty red heart in two. I was 10 when they buried you. At 20, I tried to die and get back to you. I thought even the bones would do. वो कहती हैं इस डेविल ने उनके प्रिटी रेड हार्ट को दो टुकड़ों में काट दिया। लाइन 58 में वो अपने रियल सुसाइड अटेम्प्ट एज 20 की बात करती हैं। एक सबसे पहली सुसाइड हमने उनकी देखी थी जब वो 10 साल की थी। एक इमोशनल सुसाइड, सेकंड सुसाइड थी 28 की एज में जब उन्होंने स्लीपिंग पिल्स खा लिए थे। एट 20 आई ट्राइड टू डाई। क्यों? टू गेट बैक टू यू। वो मरना चाहती थी ताकि अपने फादर से मिल सके। वो उनकी बोन से भी मिलने को तैयार थी। बट दे पुल्ड मी आउट ऑफ द सैक एंड दे स्टक मी टुगेदर विद ग्लू एंड देन आई न्यू व्हाट टू डू। आई मेड अ मॉडल ऑफ यू, अ मैन इन ब्लैक विद माइन कम। लेकिन डॉक्टर्स इन्होंने बचा लिया, स्टक मी टुगेदर विद ग्लू। जब वो मर नहीं पाई तो उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला, आई मेड अ मॉडल ऑफ यू। उन्होंने अपने फादर जैसा ही एक आदमी ढूंढा शादी करने के लिए, टेड ह्यूज। वो आदमी भी मैन इन ब्लैक था और उसका लुक भी माइन काम्फ यानी हिटलर की किताब जैसा था, मतलब कंट्रोलिंग और स्ट्रिक्ट। एंड अ लव ऑफ द रैक एंड द स्क्रू एंड आई सेड आई डू सो डैडी आई एम फाइनली थ्रू द ब्लैक टेलीफोन्स ऑफ एट द रूट द वॉइसेस जस्ट कांट वार्म थ्रू। वो कहती है उस आदमी को टॉर्चर, रैक एंड स्क्रू पसंद था एंड आई डू। शादी के वचन लेना एक तरफ से टॉर्चर एक्सेप्ट करने जैसे है। लेकिन अब सिल्विया डिक्लेयर करती है सो डैडी आई एम फाइनली थ्रू। उन्होंने ब्लैक टेलीफोन को जड़ से काट दिया। अब कोई पास्ट की आवाज उन तक पहुंच नहीं सकती, यानी उनके हस्बैंड की आवाज उन तक पहुंच नहीं सकती। If I have killed one man, I have killed two. The vampire who said he was you and drank my blood for a year, 7 years if you want to know. Daddy, you can lie back now. यहाँ वो रिवील करती हैं इफ आई हैव किल्ड वन मैन आई हैव किल्ड टू। फादर को मारकर उन्होंने अपने हस्बैंड को भी मार दिया, मतलब डिवोर्स ले लिया। वो हस्बैंड को वेम्पायर कहती है जिसने उनका खून पिया 7 साल तक। अब वो अपने फादर से कहती है डैडी यू कैन लाई बैक नाउ। अब तुम वापस अपनी कब्र में सो सकते हो। There's a stake in your fat black heart, and the villagers never liked you. They are dancing and stamping on you. They always knew it was you. Daddy, daddy, you bastard, I am through. There's a stake in your fat black heart. जैसे वेम्पायर को मारने के लिए दिल में लकड़ी यानी कि एक स्टेक गाड़ते हैं, वैसे सिल्विया ने फादर की मेमोरी को मार दिया। द विलेजर्स नेवर लाइक्ड यू यानी गांव वाले शायद उनकी नई आजाद थॉट्स को ये दिखा रहा है। उनके कब्र पर नाच रहे हैं और उस पर मजाक उड़ा रहे हैं। और आखिरी लाइन जो लिटरेचर की सबसे फेमस एंडिंग लाइंस में से एक है, डैडी डैडी यू बास्टर्ड आई एम थ्रू। एक गाली बास्टर्ड का यूज करना और एक फाइनल गुड बाय। वो अब थ्रू हैं, मतलब रिश्ता खत्म और वो इस दर्द के पार निकल चुकी हैं। फाइनली ये पोयम खत्म होती है। दैट वाज इंटेंस राइट। सिल्विया ने बेसिकली अपने शब्दों को हथियार बनाकर अपने पास्ट को मर्डर कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये थी डैडी की डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एनालिसिस। हमने देखा कि कैसे पर्सनल ग्रीफ और हिस्टोरिकल हॉरर मिक्स होकर एक मास्टरपीस बनाते हैं। अब आते हैं इस पोयम के सरफेस लेवल से थोड़ा नीचे और देखते हैं इसके डीपर मीनिंग्स को। अगर आपको इस पोएम की सोल को समझना है, तो आपको इसके 3 मेजर थीम्स को समझना पड़ेगा। चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। सबसे पहला और पावरफुल सिंबल है द ब्लैक शू का। पोएम शुरू ही ऐसे होती है, यू डू नॉट डू एनी मोर ब्लैक शू। सोचिए अगर आप एक फुट हैं, एक पैर हैं जो 30 साल तक एक टाइट जूते में बंद है
तो आपकी हालत क्या होगी? आप ग्रो नहीं कर पाएँगे, आप साँस नहीं ले पाएँगे। सिल्विया के लिए उनके फादर वो ब्लैक शू थे। उनका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग और सफोकेटिंग था कि सिल्विया को लगता था कि वो कभी बड़ी ही नहीं हो पाई। वो मेंटली वही 8-10 साल की बच्ची बनकर रह गई थी। ये सिंबल हमें बताता है कि ये पोयम सिर्फ नफ़रत के बारे में नहीं है, ये क्लस्टरोफोबिया यानी घुटन के बारे में भी है। वो उस जूते को उतार कर ही अपनी असली लाइफ शुरू कर पाएँगी, ये इस चीज़ को भी दिखाता है। अब आते हैं इस पोएम के सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर, द हॉलोकॉस्ट मेटाफर। क्रिटिक्स ने सिल्विया प्लाथ को बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया था क्योंकि वो ज्यूइश नहीं थी, फिर भी उन्होंने खुद को हॉलोकॉस्ट विक्टिम से कंपेयर किया। उन्होंने दाकाऊ और आउटविट्स जैसे कैंप्स का नाम लिया। क्यों? क्या वो हिस्ट्री का मज़ाक उड़ा रही थी? बिल्कुल नहीं। सिल्विया यहाँ इमोशनल रियलिटी दिखा रही हैं। वो कहना चाहती हैं कि एक डोमेस्टिक विक्टिम यानी घरेलू हिंसा का शिकार औरत का पेन साइकोलॉजिकल लेवल पर वैसा ही होता है जैसे किसी पॉलिटिकल विक्टिम का होता है। जब वो अपने फादर को पेंजर मैन यानी कि टैंक मैन और फेसिस्ट कहती हैं, तो वो बता रही हैं कि उनके घर में उनके फादर की पावर एब्सोल्यूट थी, बिल्कुल हिटलर की तरह। उनके सामने बोलना बिल्कुल मना था, सांस लेना यहाँ तक कि छींकना भी मना था। तीसरा बड़ा थीम है द वेम्पायर और साइकोलॉजिकल ट्रांसफर का। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का, जहाँ एक बेटी अपने फादर की तरफ ऑब्सेस्ड होती है। सिल्विया इसे एक्सेप्ट करती हैं। वो कहती हैं आई मेड अ मॉडल ऑफ यू। क्योंकि उनके फादर मर चुके थे, उन्होंने अपने फादर जैसा ही एक आदमी ढूंढा शादी करने के लिए जिसका नाम है टेड ह्यूग्स। यहाँ फादर और हस्बैंड मर्द हो जाते हैं। फादर एक गॉड था जो मर गया, हस्बैंड एक वेम्पायर बन गया जो जिंदा था और उनका खून पी रहा था। ड्रैंक माई ब्लड फॉर 7 years, इस लाइन में ये हमको देखने को मिलता है। पोयम के एंड में जब वो स्टेक यानी कि एक खूंटा गाड़ती हैं, तो वो सिर्फ अपने फादर को नहीं मार रही, वो उस पैटर्न को तोड़ रही हैं जहां वो एब्यूसिव मर्दों से प्यार करती थी। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? क्या सिल्विया प्लाथ अपने फादर से नफरत करती थी? जवाब है इट्स कॉम्प्लिकेटेड लाइक एवरी जेंजी रिलेशनशिप। डैडी एक लव पोयम है जो हेट पोयम के बेस में है। आप उसी इंसान से इतनी नफरत कर सकते हैं जिससे आप कभी बेइंतहा प्यार करते हो। सिल्विया प्लाथ ने ये पोयम अपने सुसाइड से कुछ महीने पहले लिखी थी। वो अपनी लाइफ की सारी गंदगी, सारा डर और सारा ट्रॉमा एक कागज पर उतार देना चाहती थी। जब वो लास्ट में कहती हैं, डैडी डैडी यू बास्टर्ड आई एम थ्रू, तो वो शायद दुनिया से कह रही हैं कि अब वो और नहीं सह सकती। ये पोयम लिटरेचर की हिस्ट्री में इसलिए इमॉर्टल है क्योंकि इसने फीमेल रेज यानी औरत के गुस्से को एक आवाज दी। इसने दिखाया कि अच्छी लड़कियां भी गुस्सा हो सकती हैं, वो भी चीख सकती हैं और वो भी अपने गॉड को मार सकती हैं ताकि वो खुद जी सके। आई होप इस वीडियो ने आपको डैडी जो पोयम है उसको एक नई नजर से देखने में मदद की होगी। हमने इसका कंटेक्स्ट भी देख लिया, लाइन बाय लाइन एनालिसिस भी कर लिया और थीम्स को भी डिकोड किया। अगर आपको एक डीप डाइव रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।